हेलो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे इसकी जो न्यू रिक्रूटमेंट होने वाली है उसका जो एग्ज़ाम होगा उसकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इस बार आप सबको पता है कि इस बार 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, तो देखिए अभी सबसे पहला बात ये कि हम लोगों को इन दोनों में से अभी किस टायर पे फोकस करना है, टायर 1 पे या टायर 2 पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगता है कि अभी सबसे पहले हमको टायर 1 पे फोकस करना चाहिए। उसका रीज़न भी है मल्टीपल, क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने होंगे इस बार। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट के बारे में हमें अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी जब फॉर्म की लास्ट डेट ओवर हो जाएगी, जब विंडो करेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आरटीआई वगैरह से पता चल पाएगा कि एक्चुअल में नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। तो अभी हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि लास्ट टाइम जो एक हिंदी एंड इंग्लिश का जो एक अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया था 40% का, ठीक है, तो उसमें काफ़ी कंपटीशन बीट हो गया था अपने आप ही। ठीक है, तो इस बार टायर 1 में वो नहीं है। और इस बार टायर 1 100 मार्क्स का है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द पोस्ट में जो क्या है, जनरल सिलेबस है, जनरल सिलेबस। ठीक है, तो हो सकता है कि पिछली बार से कंपटीशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाए। थोड़ा ज़्यादा तो होगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम अपीयरेंस भी मैटर करेगा। तो वो तो अभी बात की बात है एग्ज़ाम अपीयरेंस, उससे पहले आता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं। तो ये हमें जब सारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी से ही ये सोच रहे हैं कि अभी से ही मैं टायर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। तो मेरा मानना ये है कि अभी आपको नहीं करना है टायर 2 का प्रिपरेशन। ठीक है, अभी आप टायर 1 पे फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे पास ज़्यादा मॉक भी नहीं है। तो अभी अपने एंड से आप जितना, जहाँ से भी आपको जो भी मॉक मिले, ठीक है, पुराने जो भी मॉक मिले अलग अलग एग्ज़ाम का, उनको ही लगाइए, उन पर कमांड करिए। जब विद इन 1 मंथ, जब तक ये फॉर्म चल रहा है, ठीक है, विद इन 1 मंथ अभी आप पूरा फुल फोकस करिए टायर 1 पे। ठीक है, जब आपको लगने लगे कि हाँ मेरा टायर 1 पे अच्छा कमांड हो गया है, मैं ठीक ठाक क्वेश्चन बना ले रहा हूँ, अलग अलग एग्ज़ाम जब आप अटेम्प्ट करेंगे टेक्स्ट बुक से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जो भी जेसे या हॉस्टल वार्डन के जो भी पेपर वगैरह अगर आपको वहाँ मिलेंगे तो आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन छूट नहीं रहे हैं ज़्यादा। पैटर्न पुराना है नया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके क्वेश्चन कितना छूट रहे हैं। तो जब आपको लगने लगेगा कि मेरे क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं ज़्यादा, मैं जल्दी बना ले रहा हूँ, तब आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आप टायर 2 की तरफ थोड़ा मूव कर सकते हैं। पता चला कि आप अभी टायर 1 टायर 2 दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं और पता चला कि उसकी वजह से टायर 1 पे ध्यान भटक गया और टायर 1 ही नहीं क्लियर हुआ। तो सबसे पहला एडवाइस ये है कि अभी 1 महीने टायर 1 पे पूरा फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम कि दिसंबर लास्ट तक होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कंक्रीट। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रूफ के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कुछ कंक्रीट पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसको मान करके आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें, फॉर्म होगी, फिर उसके बाद उसके करेक्शन होंगे, मे भी हो सकता है ये फॉर्म एक्सटेंड भी करे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें। दूसरा, टायर 2 के सिलेबस को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। मतलब टायर 2 के सिलेबस में जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, तो काफ़ी लोग परेशान हैं सब्जेक्टिव वाले पार्ट को लेकर के, कि सब्जेक्टिव उनको लग रहा है कि सब्जेक्टिव में जैसे अदर एग्जाम्स में जो एसे वगैरह पूछे जाते हैं, प्रेसी राइटिंग, ये सब जो आती है वो सब आ जाएगी क्या, तो उनको ऐसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जो दोनों को पार्ट रहेंगे वो
आपके सिलेबस से ही रिलेटेड रहेंगे, नहीं कि उसमें कुछ ऐसे वगैरह पूछे जाएंगे। टायर 2 के सिलेबस की एक पीडीएफ आई हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं कि उस पीडीएफ में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। जो भी मेंशन किया हुआ है सब चीज़ें उसी से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि सब्जेक्टिव है तो क्या ही पूछ लेगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, दोनों के दोनों आपको सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे, जो आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम लोग इस एग्ज़ाम सिस्टम पे जो एमआरएस कंडक्ट कराती है, इस एग्ज़ाम सिस्टम पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। रिलाई करने में बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ अगर किसी को सेटिंग करनी भी होगी तो टायर 1 में कर लेगा वो, ठीक है। टायर 2 में अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव भी आ गया है, सब्जेक्टिव भी आ गया है, ठीक है। और लास्ट टाइम टायर 1 था, तो लास्ट टाइम चीज़ों पर रिलाई करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे अभी 2 टायर आ गया है, फिर टायर 2 में आपके सब्जेक्टिव भी हो गए, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो फेयर मोड पे ही कंडक्ट होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के दिमाग में कोई द्वंद्व मत रखिए आप लोग कि मैं तैयारी करूँ नहीं करूँ, एग्ज़ाम फेयर होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम फेयर ही होगा। लास्ट टाइम भी मुझे जहाँ तक पता है 90 to 95% फेयर ही एग्ज़ाम हुआ था। कुछ केसेस मैं भी जानता हूँ लास्ट टाइम के, जो मतलब उतने अप टू द मार्क नहीं थे, जो एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, वो मैं भी जानता हूँ कुछ केसेस। तो वो सब चीज़ें थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा फेयरनेस आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। और लास्ट टाइम भी इन्होंने फेयरनेस लाने का कोशिश किया था अपनी तरफ से। इन्होंने आपको ओएमआर जो हम लोगों ने बबल फिल किया था वो उन्होंने दे दिया था, तो वो सब चीज़ें सही थी एक तरीके से, ठीक है। और अभी जो है मॉक, तो हमारे पास कोई भी नए पैटर्न के मॉक है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पुराने पैटर्न के ही मॉक लगाने हैं, ठीक है। जितने भी ओल्ड मॉक हैं, ठीक है, जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, वेदर इट इज़ टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है, या कोई भी जो छोटा मोटा प्लेटफॉर्म हो गया जो जैसे के रिगार्डिंग उनके पास पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए देखना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पैटर्न के लिए मत देखिए, लेकिन आप लेवल के लिए देख सकते हैं कि किस टाइप का लेवल का क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब लेवल जानना ज़रूरी है। अब ये जो है मतलब सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है, या नहीं बनाते। मैंने देखा है, केबीएस का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और इसका भी दिया, तो और मैंने एनालाइज भी किया है अदर काफ़ी पेपर, तो नहीं बनाते उतना हाई लेवल का, ठीक है। तो इसलिए लेवल जानना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देखेंगे तो जो लोग हॉस्टल वार्डन या जेएसए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स वाला जो सेक्शन हो गया, रीजनिंग वाला जो सेक्शन हो गया, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। मुझे भी थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है काम की वजह से, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने एंड से। और दूसरा एक लास्ट बात जो हम लोग को करनी है इस वीडियो में, वो है कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। कट ऑफ के रिगार्डिंग काफ़ी लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि कट ऑफ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 100 में कट ऑफ जो है 85 चली जाएगी, 82 चली जाएगी, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल का मैं आपको बता देता हूँ, जो एक एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम रेलवे ने कंडक्ट कराया था, उसमें कितना कंपटीशन था, कितना कम सीट था पिछली बार के मुकाबले, कितना हाई कंपटीशन था। फिर भी अगर आप उसका रिजल्ट जो अभी आया है ग्रेजुएट वाला, वो अगर आप उठा करके देखेंगे तो ज़्यादातर जो जोन, जो हाई जोन, जो खतरे वाले जोन, जो डेंजर जोन माने जाते थे, उसमें कितना कट ऑफ गया है, 78 to 80%, है ना। इसी के अराउंड कट ऑफ रहती है। तो अब देखिए, मेरा जहाँ तक अनुमान है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि कितने भी नंबर का एग्ज़ाम हो, 120 नंबर का हो, 100 नंबर का हो, 130 का हो, 150 का हो, ठीक है, कट ऑफ हमेशा परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, और परसेंटेज हमेशा 78 to 80 के बीच में ही रहता है, कितना भी हाई हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इस बार ये लोग 1:10 के रेशियो में बच्चे भी सेलेक्ट करने वाले, तो वो भी उनको मेंटेन करना है ना, 1:10 का रेशियो भी मेंटेन करना है। तो वो एक फैक्टर भी है जो कट ऑफ को थोड़ा सा
बैलेंस रखेगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश का फैक्टर हट गया है, सिलेबस कॉमन हो गया है तो 100 में 85-90 कट ऑफ, ऐसा मतलब ये सब बेतुका बात है। ठीक है, 85-90 वहाँ जाता है जहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब जैसे KVS की बहुत लोग बात करते हैं कि 120 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें 106 नंबर कट ऑफ गए थे KVS में। ठीक है, तो आप अगर तो लगभग ये 89 to 90% के आसपास हो रहा है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, दूसरा उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे, मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी इजी थे। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, जो EMRS की वैकेंसी है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो जहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी वहाँ पे तो कट ऑफ कम ही जाएगा ना, और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है आप देखेंगे वहाँ पे कट ऑफ 78 to 80% के रेंज में ही रहता है। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उतना ही स्कोर करिए, आप स्कोर हाई से हाई करिए, लेकिन मतलब अपने आप को बेमतलब का एक प्रेशर फील करा करके अपना तैयारी मत ख़राब करिए कि यार मुझे तो 85 नहीं आएगा तो मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। पता चला ये फील कर करके आपकी तैयारी ख़राब हो गई और पता चला कट ऑफ 75 पे अटक गया। तो एक जेन्युइन अप्रोच रखिए। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी सोच लीजिए। जेन्युइन अप्रोच रखने से क्या होगा, आप ठीक से पढ़ाई भी कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा फोकस दे पाएंगे और अल्टीमेटली आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, लेकिन जो भी एक कंसीव कर रहे हैं दिमाग में आप चीज़ों को लेकर के, तो एक जेन्युइन कंसीव बनाइए दिमाग में। ठीक है, तो जेन्युइन चीज़ें यही है कि कट ऑफ 78 to 80% रहेगी। अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो कट ऑफ 78, 77 इसी के अराउंड मेरे को लगता है, 78 to 80 के अराउंड ही रहेगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी चीज़ें तो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, एग्ज़ाम का लेवल और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और कितने लोग वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बाकी कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने एक ग्रुप ही बनाया है, इसे कोई चैनल नहीं बनाया, ताकि सब लोग आपस में जो है डिस्कस कर सके। ठीक है, आराम से एक दूसरे से सब चीज़ें डिस्कस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। हाँ, और एक चीज़ एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम फॉर्म में गड़बड़ी मत करिए प्लीज़। ठीक है, करेक्शन विंडो इनकी ओपन होगी। ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन होगी, लेकिन आप प्लीज़ एग्ज़ाम फॉर्म में गड़बड़ी मत करिए। एज एन एस्पिरेंट आपका ये धर्म बनता है कि उस PDF को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और एक एक लाइन उसको पढ़िए। ठीक है, लाइन वाइज पढ़िए, ये आपका एक धर्म बनता है। ठीक है, कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप PDF को पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें कितना लगेगा, 20 मिनट आधा घंटा टाइम लगेगा, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ पे ध्यान दे करके फॉर्म भरना, और फॉर्म भरने में ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिए, अभी टाइम है, आराम से टाइम लीजिए, फॉर्म भरिए आराम से, गलती मत करिए। क्यों टाइम, मतलब एक मौका देना कि हाँ करेक्शन विंडो में फिर पैसे दे करके फिर उसको ठीक कराना। ठीक है, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।